कहते हैं एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। और आज की दुनिया में इससे ज्यादा सच शायद ही कुछ लगता हो। हर रोज जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रही हैं। नमस्कार, आज 13 जनवरी 2026 है और आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव पर बात करेंगे जो शायद अभी हेडलाइंस में उतना नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में बहुत मायने रखेगा। हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे और इस विजिट के बाद इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही दिलचस्प लेख छपा है, द इंडो यूरोपियन आइडिया, स्केचिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये इंडो यूरोप आइडिया आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ एक फैंसी टर्म है, ये इसके पीछे वाकई कोई ठोस वजह है। और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया में सब अमेरिका और चीन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या भारत और जर्मनी मिलकर कोई तीसरा रास्ता बना सकते हैं? ये उन लोगों के लिए खास तौर पर ज़रूरी चर्चा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को करीब से देखते हैं, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अचानक भारत और जर्मनी, या कहें भारत और यूरोप, इतने करीब क्यों आ रहे हैं? इस नई गर्माहट की वजह क्या है? लेख तो दो बड़े ग्लोबल शिफ्ट्स की तरफ इशारा करता है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का अमेरिका और दूसरी तरफ शी जिनपिंग का आक्रामक चीन। बिल्कुल, और ये जो दबाव है ना, ये सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, ये भारत और यूरोप दोनों की फॉरेन पॉलिसी को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर रहा है। आप यूरोप की हालत देखिए, दशकों से वो तीन चीजों पर निर्भर थे, ऊर्जा के लिए रूस पर, अपनी फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन्स के लिए चीन पर, और अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए अमेरिका पर। आज ये तीनों खंबे हिल रहे हैं। उनकी पूरी बुनियादी एक तरह से डामाडोल है। और भारत की कहानी भी कुछ ऐसी है ना? हम भी तो अलग अलग दबाव झेल ही रहे हैं। सही कहा, भारत के लिए भी चुनौतियां कुछ कम नहीं है। अमेरिका से ट्रेड को लेकर हमेशा एक दबाव बना रहता है। फिर हम अपने डिफेंस हार्डवेयर के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो अब एक कमजोरी लगने लगी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो चीन है। वो हमारी सीमाओं से लेकर हमारे पड़ोस तक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, इसके पीछे गंभीर भू राजनीतिक मजबूरियां हैं। बिल्कुल, और ये मजबूरियां दोनों तरफ से हैं। ये जरूरत से पैदा हुई साझेदारी है, लेकिन ये साझा हितों पर बन रही है जो इसे ज्यादा टिकाऊ बना सकती है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के चलते मर्ज और मोदी की मुलाकात से कुछ ठोस नतीजे भी निकले या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हुई? लेख में व्यापार और सुरक्षा का खास जिक्र है। हाँ, और दोनों ही फ्रंट्स पर कॉन्क्रीट प्रोग्रेस हुई है। व्यापार की बात करें तो सालों से जो अटका हुआ ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसे इसी महीने के अंत तक फाइनल करने का संकल्प लिया गया है। और इसकी टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है, जब यूरोप के टॉप लीडर्स हमारे गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर दिल्ली में होंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी अगर ये हो जाता है तो। और सिक्योरिटी फ्रंट पर क्या हुआ? रक्षा के क्षेत्र में एक जॉइंट रोड मैप बनाने पर सहमति बनी है। रोड मैप? इसका मतलब क्या सिर्फ हथियार खरीदना बेचना है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। यहाँ बात को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की हो रही है। मतलब हम सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि पार्टनर बनेंगे, जर्मनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाना, और वो भी भारत में बनाना। एक मिनट, आपने जर्मनी और रक्षा की बात की। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से तो वो इस मामले में बिल्कुल शांत रहे। अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसे जर्मनी में ज़ाइटनवेंडे या टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध ने जर्मनी को एक तरह से नींद से जगा दिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि शांति को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, और साथ ही उन्हें यह भी शक है कि अमेरिका हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा या नहीं। अच्छा, तो अब वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये किस स्केल पर हो रहा है? जर्मनी आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन चुका है। और इनके प्लान तो और भी बड़े हैं। वो अपनी जीडीपी का 3.5% तक रक्षा पे खर्च करने की बात कर रहे हैं। 3.5%? अगर ऐसा हुआ तो उनका बजट कितना हो जाएगा? इस दशक के अंत तक उनका सालाना रक्षा बजट $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। $200 बिलियन? कमाल है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। ये उन्हें ग्लोबल डिफेंस रैंकिंग में रूस से भी आगे ले जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी एक कॉन्सिक्वेंशियल मिलिट्री पावर बनकर उभरेगा।
एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। और भारत के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? एक मजबूत होता जर्मनी हमारे किस काम आ सकता है? ये हमारी ज़रूरतों से सीधे सीधे जुड़ता है। देखिए, चीन के साथ जो हमारा तनाव चल रहा है और चीन पाकिस्तान का जो गहरा मिलिट्री नेक्सस बन गया है, उसने हमें अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में एक रीआर्मिंग जर्मनी के साथ पार्टनरशिप भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम उनकी टेक्नोलॉजी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को मिलाकर अपने रक्षा उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं जब भारत और जर्मनी के बीच ऐसे रणनीतिक संबंध बन रहे हैं। लेख हमें एक सदी पीछे ले जाता है। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शाही जर्मनी को लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी भारत है। अगर भारत में विद्रोह भड़का दिया जाए तो ब्रिटेन युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। तो उन्होंने किया क्या इसके लिए? उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाया। बर्लिन में एक बर्लिन समिति बनी, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति कहा गया। इसी को हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हथियार भेजने की कोशिश की, भारतीय युद्धबंदियों को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। यहाँ तक कि 1915 में काबुल में एक अभियान भेजा गया था, जिसने राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने में मदद की। वाह, ये तो किसी जासूसी फिल्म की कहानी लग रही है। तो तब मकसद था आजादी के लिए एक बाहरी पार्टनर ढूंढना। आज की स्थिति में क्या समानता है? समानता अंडरलाइंग लॉजिक में है। जैसे तब भारतीय राष्ट्रवाद ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बाहरी साझेदार ढूंढे थे, वैसे ही आज भारत और जर्मनी दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ाने के लिए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसका मतलब क्या है यहाँ? देखिए, जर्मनी दशकों तक अमेरिका के सुरक्षा कवच में रहा है ना। हाँ। अब वो यूरोप की सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठा रहा है, मतलब अपनी ऑटोनॉमी बढ़ा रहा है। वहीं भारत, जो पिछले 2 दशकों से चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका के करीब गया, अब यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत करके अपने ऑप्शंस बढ़ा रहा है। वो किसी एक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। बस इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, अपने फैसले लेने की आजादी। तो इन सब का मतलब क्या है? ये इंडो यूरोप विचार आखिर है क्या? क्या ये कोई नया मिलिट्री ब्लॉक बनाने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख इस बात को बहुत साफ करता है। ये कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, ना ही ये नाटो या क्वाड को रिप्लेस करने की कोशिश है। ये समझना यूपीएससी के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो फिर ये है क्या? लेख इसे सप्लीमेंट्री ज्योमेट्री कहता है। सप्लीमेंट्री ज्योमेट्री, एक पूरक ज्यामिति जो उसमें एक और लेयर जोड़ता है, उन्हें हटाता नहीं है। ये अस्थिरता के खिलाफ एक तरह का हेज है, एक बीमा पॉलिसी की तरह। इसका मकसद है रेजिलियंस बनाना, यानी झटकों को सहने की क्षमता विकसित करना। और इस रेजिलियंस का कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया बहुत पावरफुल है। भारत के डेमोग्राफिक स्केल और मार्केट की गहराई को यूरोप की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी से जोड़ना। जब ये 2 बड़ी ताकतें मिलती हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जो न पूरी तरह पश्चिमी है न पूरी तरह पूर्वी। क्या इसकी कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं जो जमीन पर दिख रहे हो? हाँ, बिल्कुल। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईमेक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग की बात हो रही है। पश्चिमी हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी पर मिलकर काम हो रहा है। तो ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इन पर काम शुरू हो चुका है। ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल और प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन आगे का रास्ता क्या है? मोदी मर्ज की बातचीत तो एक अच्छी शुरुआत है, पर क्या इतना काफी है? ये एक बहुत जरूरी शुरुआत है, लेकिन ये काफी नहीं है। इंडो यूरोप का आइडिया सिर्फ जर्मनी तक सिमट कर नहीं रह सकता। इसे एक वाइडर यूरोपियन अप्रोच अपनानी होगी। मतलब बाकी यूरोपीय देशों को भी साथ लाना होगा? निश्चित रूप से। फ्रांस तो पहले से ही इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर है। ब्रिटेन, जो ब्रेग्जिट के बाद थोड़ा अलग थलग पड़ गया था, वो भी अब यूरोप और भारत दोनों के साथ फिर से जुड़ रहा है। और हमें पोलैंड जैसे मध्य यूरोपीय देशों और इटली जैसे भूमध्य सागरीय देशों को भी साथ लेना होगा। ये एक मल्टी प्रोंग्ड एंगेजमेंट होनी चाहिए। और भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आइडिया तो अच्छा है, पर एग्जीक्यूशन में हम अक्सर पीछे रह जाते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इम्प्लीमेंटेशन ही है। हम समझौते करने और विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने में हमारी रफ्तार धीमी पड़ जाती है।
इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए पॉलिटिकल विल को ब्यूरोक्रेटिक एक्शन में बदलना होगा। एक बात और, ये सब अमेरिका को कैसा लगेगा? देखिए, न भारत और ना ही यूरोप अमेरिका को दुश्मन की तरह देखता है। दोनों के लिए अमेरिका एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। तो इस इंडो यूरोप का मकसद अमेरिका की डिफायंस यानी अवज्ञा करना नहीं है। इसका मकसद है प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन, ये एक दिलचस्प फ्रेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी निर्भरता किसी एक शक्ति पर कम करते हैं और अपने विकल्पों को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा आप किसी के खिलाफ जाके नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये टकराव का रास्ता नहीं, बल्कि लचीलेपन का रास्ता है। ये नॉन अलाइनमेंट 2.0 नहीं है, ये मल्टी अलाइनमेंट है, जहां आप अपने हितों के हिसाब से सबके साथ प्रोडक्टिव रिश्ते बनाते हैं। तो आज हमने समझा कि बदलती दुनिया भारत और यूरोप को एक नई साझेदारी बनाने के लिए मजबूर कर रही है, जिसे इंडो यूरोप कहा जा रहा है। ये अमेरिका और चीन से पैदा हुई साझा चुनौतियों से प्रेरित है, और ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक रणनीतिक बचाव है। बिल्कुल, और लेख प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन को ही नई रणनीतिक स्वायत्ता के रूप में देखता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। वो क्या? सवाल ये है कि जब भारत और जर्मनी जैसी मिडिल पावर्स ज्यादा ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए ऐसे नए फ्रेमवर्क्स बनाती हैं, तो ये आने वाले दशकों में महाशक्ति या सुपर पावर की परिभाषा को ही कैसे बदल सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या भविष्य सिर्फ दो ध्रुवों के टकराव के बारे में होगा, या फिर फ्लेक्सिबल इंटरकनेक्टेड पार्टनरशिप्स के नेटवर्क्स के बारे में ज्यादा होगा? शायद असली शक्ति किसी एक देश की राजधानी में नहीं, बल्कि इन नेटवर्क्स को बनाने और चलाने की क्षमता में होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी समझ को बदल सकता है। वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार। अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस विषय पर आपकी क्या राय है या कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताएं।